जब भारत स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था, तब से लेकर अब तक एक नेता ऐसा रहा जिसे भारत की एक खास विचारधारा के राजनीतिक लोगों, लेखकों, विचारकों आदि ने सदैव विवादों में रखा। विवादों में रखने के लिए इनके पास कोई वैध तर्क नहीं होने पर मनगढ़ंत व आधे अधूरे तथ्यों तथा तर्कों का सहारा लिया। लेकिन इस व्यक्ति की गरिमा को कैसे कम करके देश के समक्ष रखा जाए, इसका प्रयास ये लोग लगातार करते रहे। इस व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आज भी भारत की एक खास राजनीतिक पार्टी विशेष राजनीतिक विचारधारा व वामी विचारक कमतर आंकने के लिए प्रोपोगेंडा का सहारा लेते हैं। आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकी विचारधारा का सावरकर ने विरोध ही नहीं किया, बल्कि इनकी विचारधारा की कलुषता को अपने कार्य, साहित्य और व्यक्तित्व के माध्यम से समाज से हटाने का भी कार्य किया है। कथित प्रगतिशील व वामपंथी जब देश को कम आंकने वाले व देश को बर्बाद करने वाले अंग्रेजों को महान बनाने में लगे थे, तब सावरकर इन्हीं अंग्रेजों की छाती पर लंदन में बैठकर स्वतंत्रता की लड़ाई को बौद्धिक, सामाजिक तथा वैचारिक स्तर पर लड़ रहे थे। जब भारत में कुछ चरण चाटुकार अंग्रेजों के अनुसार हमारा इतिहास लिख रहे थे, तब सावरकर का साहित्य भारत, भारतीयता व भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहा था। जब ये लोग 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को आतंकवादी विद्रोह बना रहे थे, तब सावरकर ने उसे स्वतंत्रता संग्राम कहने की हिम्मत दिखाई। अगर सावरकर अंग्रेजों के साथ होते तो उनकी पुस्तक 1857 का स्वतंत्रता समर अंग्रेज छपने से पहले बैन करते। शायद आपको यह पता नहीं है कि इस पुस्तक से अंग्रेजों को इतना खौफ था कि विश्व इतिहास की यह पहली पुस्तक थी जिसे बिना पढ़े, बिना देखे बैन किया गया था, जिसे बाद में पोलैंड से छपवा कर बंटवाना पड़ा। अगर सावरकर का विरोध करने वाले इतने बड़े देशभक्त थे, तो भारत के इतिहास को ख्यापित करने वाली इस पुस्तक को भारत में लाने के लिए ये महान देशभक्त अंग्रेज सरकार के सामने क्यों नहीं खड़े हुए? कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर के परिवार का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। भारत में इन्हें बस एक परिवार का ही योगदान समझ में आता है। इनको ये सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता किसी एक परिवार या किन्हीं गिने जाने योग्य परिवारों की वजह से नहीं मिली। इसके लिए सालों तक असंख्य परिवारों ने, पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। इन लोगों को थोड़ा खुद पढ़ना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट की दुनिया में हर प्रकार का साहित्य सहज और सुलभ ही उपलब्ध है। इन मित्रों को क्या कहा जाए, ये सोचने में ही अफसोस होता है। आप नहीं जानते हो तो जाने, लेकिन निर्णायक रूप से अपने मत को ही सही मानने का अधिकार आपको किसने दिया? साथ ही आप ये तो सोचें, उस समय देश के हर नागरिक आपके, मेरे, हमारे सबके परिवार से कोई न कोई किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ही होगा। फिर जिसे ब्रितानी हमेशा दबाते रहे, वो आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया हो, ये कैसा तर्क है? सावरकर का परिवार पीढ़ियों से शिवाजी महाराज के स्वराज पथ का पथिक रहा। पेशवाओं के साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया। इसके ताऊ ने अंग्रेजों के विरुद्ध पेशवा की सेना की तरफ से युद्ध किया। सावरकर के भाई ने भी काला पानी की सज़ा काटी। पेशवा की सेना में रहते हुए पहले मुगलों, अन्य आक्रांताओं व अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सावरकर के पूर्वजों का अपमान करने का हक आपको, मुझको किसने दिया? सदियों से जो परिवार राष्ट्र व स्वराज के लिए लड़ रहा हो, आप उस पे लगातार लांछन कैसे लगा सकते हैं? आपको शायद ये नहीं पता कि लोकमान्य तिलक से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी व इंदिरा जी सावरकर के प्रशंसकों में रहे हैं। सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के एकमात्र साहित्यकार थे जिनकी पुस्तकों को रोकने के लिए ब्रितानी सरकार ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन देर सवेर वे छपी ज़रूर। कुछ किताबों के बारे में आपको बताते हैं। मज्जिनी, उनकी आत्मकथा जो 1908 में मराठी में छपी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे अंग्रेज़ों ने छपने से पहले ही बैन कर दिया, इसे 1909 में पोलैंड में छपवाया गया। 1927 में लिखा गया नाटक उशाप, 10 मई 1930 को प्रकाशित पत्रिका श्रद्धानंद।
जुलाई 1931 में पंजाब सरकार ने इनकी उर्दू में अनुदित आत्मकथा पर रोक लगा दी। साथ ही ब्रितानी सरकार द्वारा तमिल, कन्नड़ व मराठी में अनुदित आत्मकथाओं पर भी रोक लगा दी गई। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मराठी में लिखित 1934 में बैन हुई। 24 अक्टूबर 1940 को तमिल में अनुदित इस आत्मकथा पर रोक लगा दी गई। नवंबर 1941 में जीपी परचूरी द्वारा लिखी सावरकर की लघु जीवनी को बैन कर दिया गया। नवंबर 1943 एसएल करंदीकर द्वारा लिखी सावरकर की जीवनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आप स्वयं सोचें कि जिस व्यक्ति की पुस्तकों, लेखों, जीवनी व आत्मकथा से ब्रितानी सरकार को इतनी दिक्कत हो सकती है तो वह उस व्यक्ति से कितनी खौफजदा होगी। सावरकर ने मराठी, हिंदी व अंग्रेजी भाषा को अपने हथियार के रूप में चुना। वह समाज में तब पत्र पत्रिकाओं के महत्व को पहचाना, सूचना के माध्यम की ताकत को जाना, लिखा व साहित्य के माध्यम से जन जागरण किया। गांधी जी व सुभाष बाबू भी जनता से सीधे जुड़ने के लिए साहित्य व सूचना तंत्र को महत्व देते थे। ऐसा ही सावरकर का भी मानना था। लोगों को अपनी सुनाओ, लोगों की सुनो, कुछ को तुम जगाओ, कुछ को वो जगाएंगे जिनको तुम जगा रहे हो। आप जब यह कहते हो कि सावरकर को ब्रितानी सरकार 60 रुपया पेंशन देती थी, तब आपको यह जानना चाहिए कि वो सावरकर को सावरकर का ही पैसा लौटा रही थी। आपको ये जानना चाहिए कि जब सावरकर जेल यात्रा पर थे तब नासिक षड्यंत्र केस में इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। कपड़े लत्ते भी नहीं छोड़े गए थे। जब इनका घर जब्त किया जा रहा था तब ब्रितानी सरकार के नुमाइंदों ने इनकी भाभी को एक जोड़ी कपड़े में घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। इनके किसी लेख, पत्रिका, पुस्तक आदि की रॉयल्टी इनको नहीं मिली। आप ये सोचिए कि आपका घर, खेत, मकान, रॉयल्टी, बैंक बैलेंस सब लेके उसके ब्याज से आपको 15,000 महीना की पेंशन सरकार देती हो तो आपके लिए पुरस्कार है या दंड। सावरकर के वो काम जैसे मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा आदि अन्य का सहयोग, लंदन में भारत भवन की स्थापना, किशोरों में स्वदेशी आंदोलन करना, अभिनव भारती आदि की स्थापना को अतिवादी बताने वाले साहित्यकार, इतिहासकार देश को ये क्यों नहीं बताते कि भारत में दलितोद्धार व सामाजिक न्याय के काम के लिए उनके प्रशंसक स्वयं बाबा साहेब व गांधी जी रहे थे। आपको यह जानना चाहिए कि सावरकर बालपन से ही स्वदेशी के समर्थक रहे। इन्होंने किशोर वय में पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जब रत्नगिरी में इनको स्थानबद्ध किया गया तो पूर्णकालीन स्वदेशी प्रचारक बन गए। घूम घूम के स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने लगे, सामान बेचते। स्वदेशी के लिए ऐसा समर्पण खोजेंगे तो आपको गांधी जी के अलावा किसी अन्य का नाम ध्यान में नहीं आएगा। छुआछूत निर्मूलन के कार्य में सावरकर का योगदान बाबा साहेब को इनके प्रशंसकों में परिगणित करवाता है। सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया व दलित वर्ग के व्यक्ति को पुजारी नियुक्त किया। यह उस समय के भारत में अप्रत्याशित व पहली घटना थी। जाति व्यवस्था को सावरकर आउटडेटेड व राष्ट्र की कमजोरी के रूप में देखते थे। सावरकर ने हिंदू समाज में जाति की सबसे बड़ी बेड़ियों रोटी बंदी, बेटी बंदी, स्पर्श बंदी, सिंधु बंदी, शूद्र बंदी, व्यवसाय बंदी आदि के खिलाफ कार्य किया। जाति की बेड़ियों को तोड़कर साथ खाना, शादी, छूना, व्यापार करना आदि उस जमाने में प्रारंभ करने का प्रयास सावरकर ने किया। वे सफल भी रहे। सावरकर ने अंतर्जातीय विवाह, पुनर्विवाह व स्त्री शिक्षा को आवश्यक बताया। बाबा साहेब द्वारा दिसंबर 1927 में शुरू किए गए छुआछूत के विरुद्ध महार सत्याग्रह को किसी हिंदू नेता के रूप में सावरकर ने सबसे पहले अपना समर्थन दिया था। बाबा साहेब का सावरकर को लेकर कहना था कि वो दोनों अगर साथ मिलकर कार्य करें तो 10 सालों में देश से छुआछूत को हटाया जा सकता है। एक बात बार बार आती है कि सावरकर ने काला पानी की सज़ा से माफ़ी के लिए अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखा था। उसको समझने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि उस जेल में कैदियों के लिए समय समय पर पिटीशन डालने की प्रक्रिया थी। बैरिस्टर होने व आईसीएस की परीक्षा पास करने के कारण सावरकर जेल में कैदियों के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। वे सभी कैदियों के लिए पिटीशन लगाते थे। पिटीशन के पक्ष में एक तथ्य यह भी है
कि सावरकर के भाई को महात्मा गांधी ने पिटीशन लगाने की सलाह दी थी। लोकमान्य तिलक व सरदार पटेल ने भी इन्हें सलाह दी थी। आप सोचें कि जो सलाह दे रहे हैं वह भी वकील है, जो सलाह ले रहा है वह स्वयं वकील है। तो अब अगर समाज की सेवा के लिए यही एक रास्ता हो और वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं तो उसमें गलत क्या है। उनके काला पानी में दोहरे मृत्युदंड की सज़ा काटने से ब्रिटेन को लाभ था, भारत व सावरकर को नहीं। आप अब खुद सोचें कि सावरकर ने सही किया या गलत। सावरकर और संघ को एक कहने वालों के पक्ष में एक भी सार्वजनिक तथ्य नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि संघ व सावरकर में सीधे संबंध थे। वैचारिक धरातल पर काफ़ी समानताएं होने के बावजूद भी संघ व सावरकर के विचारों में कई मूलभूत अंतर हैं। टू नेशन थ्योरी को सावरकर से जोड़कर बताया जाता है, जबकि सार्वजनिक रूप से सावरकर हिंदू व इस्लाम धर्म के नाम पर दो देशों के समर्थक नहीं थे। सावरकर हिंदुत्व के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर रहे। हम वीडियो को अब और लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए सावरकर के बारे में कुछ बातें और बताते हुए इसे समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। सावरकर पहले भारतीय थे जिसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। सावरकर दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी व राजनीतिक बंदी थे जिनका मामला हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। धर्म के संबंध में इनका दृष्टिकोण परलोकवादी या सनातनवादी नहीं था। देशभक्ति को ही वे धर्म मानते थे। धर्म को उन्होंने राष्ट्रता व राजनीतिक सामर्थ्य के पूरक पोषक तत्व के अनुरूप माना था। छुआछूत निर्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सावरकर ने दलितों के मंदिरों में मुक्त प्रवेश की वकालत की। सार्वजनिक गणेशोत्सव आदि सभाओं में दलितों के समावेश व सहभोजन की परंपरा सावरकर ने ही शुरू की। सावरकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक व प्रचारक रहे। इनका विश्वास था कि पृथ्वीराज चौहान के काल में ही हिंदी रामेश्वर से बद्रीनाथ व पुरी से द्वारका तक राजाओं, साधु, संतों, सन्यासियों, लेखकों, व्यापारियों आदि की आधिकारिक भाषा बन गई थी। सन 1908 में इन्होंने हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। उनका मानना था कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें जनतंत्र आना चाहिए, प्रजा सत्तात्मक भारत की एक राजभाषा होनी चाहिए और वो हिंदी ही होनी चाहिए। भारत की एक राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए और वो देवनागरी ही होनी चाहिए। सावरकर मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली व अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता रहे। ये क्रांतिकारी के साथ इतिहासकार, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, समाज सुधारक व अन्य कई भूमिकाओं में देश की सेवा करते रहे। सावरकर के बारे में आप स्वयं सोचें कि क्या आज हमें इन्हें विवादों में घसीटना चाहिए या इनके सत्कर्मों का सम्मान करके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।